का स्वागत है। आज हम निर्णय निर्माण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत, आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, आर्थर बेंटले के समूह सिद्धांत और कार्ल डाइच के संचार सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम निर्णय निर्माण सिद्धांत या निर्णय निर्माण उपागम की चर्चा करेंगे। निर्णय शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाला बहुत ही सामान्य शब्द है। हम दिन भर की यदि हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें तो हम दिन भर में बहुत सारे निर्णय करते हैं। हम यह निर्णय करते हैं कि आज हमें क्या बनाना है। हम ये निर्णय करते हैं कि आज हमें अपने स्कूल या कॉलेज जाना है या नहीं जाना, हमें अपना काम करना है या नहीं करना है तो किस समय करना है, किन लोगों के साथ करना है। यानी कि हमारा पूरा जीवन निर्णयों की एक श्रृंखला है और निर्णयों से ही हमें अपने जीवन में गत्यात्मकता प्राप्त होती है। यदि निर्णय नहीं लेने हो तो हमारा जीवन स्थैतिक हो जाएगा और निष्क्रिय हो जाएगा। न केवल व्यक्ति के जीवन में वरन संगठनों के जीवन में भी निर्णयों की उतनी ही महत्ता है। चाहे वो कोई सेवी वर्ग संगठन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का निजी संगठन हो, सभी संगठनों में निर्णयों की महत्ता होती है। वास्तव में वही अधिकारी शक्तिशाली समझा जाता है जिसमें निर्णय करने की क्षमता हो, अर्थात सही समय पर सही निर्णय लेना यह किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी निर्णयकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो सेवी वर्ग को व्यापक आधार प्रदान करने वाला निर्णय ही है। यदि प्रशासकों के सामान्य चरित्र की बात करें तो उनके बारे में एक महत्वपूर्ण शब्द निकल कर के आता है कि वे सभी निर्णय करने वाले होते हैं। निर्णय ही व्यवस्थापिकाओं को घेरे रहता है, निर्णय ही कार्यपालिकाओं को गति प्रदान करता है और निर्णय ही न्यायपालिका के कार्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अधिनायक तंत्र हो, निर्णय ही उस व्यवस्था को सफल या असफल बनाता है। यदि हम निर्णय निर्माण के राजनीतिक व्यवस्था में इसके उपागम के रूप में यदि चर्चा करें तो राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय है उसका अर्थ यह है कि व्यवस्था के अंतर्गत किन संरचनाओं के द्वारा निर्णय किए गए, उन संरचनाओं के द्वारा कौन से विकल्पों का चयन किया गया, उसमें जो लोग सम्मिलित थे उन व्यक्ति कार्यों के या उनकी भूमिकाएं क्या थी, निर्णय के संदर्भ में विभिन्न कारक कौन से थे और विभिन्न कारकों का निर्णय की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा और उस निर्णय की क्या राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार से निर्णय राजनीतिक उपागम, व्यवस्था उपागम की दृष्टि से यदि हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जो निरंतर निर्णयों की इस प्रक्रिया में लगी रहती हैं और यदि हमें इस व्यवस्था में निर्णयों के आधार पर पूर्व कथन को करना है तो हम यह निर्णय निर्माण प्रक्रिया के द्वारा आसानी से उसके अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं कि वो कौन से परिवर्त्य या कारक हैं जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। यदि उन परिवर्त्यों का पहले से ही पता लगा लिया जाए तो निर्णयों के बारे में आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों को किसी भी संगठन का सार भाग कहा है। यदि निर्णय को परिभाषित करना हो तो उसका अर्थ है किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचना या विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। अनेक उपलब्ध विकल्पों में से जब किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उसी को निर्णय निर्माण प्रक्रिया भी
कहा जाता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, अर्थात वो कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन समस्याओं को चिन्हित किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। उनकी व्याख्या के पश्चात उन समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, वो किस प्रकार की हो सकती है, कौन लोग उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार की वित्तीय बाधाएं आने वाली हैं, क्या किसी प्रकार की भौतिक बाधाएं आने वाली हैं। उन विभिन्न बाधाओं का पहले से ही विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात उन सभी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों का निर्माण किया जाता है कि क्या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह विकल्प ठीक रहेगा अथवा यह दूसरा विकल्प ठीक रहेगा। इस प्रकार से कुछ कार्यकारी विकल्पों का निर्माण कर लिया जाता है। उन विकल्पों पर फिर विचार विमर्श किया जाता है संगठन के अंदर, जो संगठन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, और उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है और उसी को निर्णय कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक निर्णय तक पहुंचने से पूर्व एक लंबी कार्य श्रृंखला होती है जिसमें से गुजरना होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार केवल निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि एक बार निर्णय ले लिया जाता है तो फिर उसका अगला चरण होता है उस निर्णय को क्रियान्वित करना, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, या एक्शन। डिसीजन और हर्बर्ट साइमन ने इम्प्लीमेंटेशन को नाम दिया है एक्शन। तो वो एक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्णय के क्रियान्वयन से ही और उसके सफल क्रियान्वयन से ही सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। और निर्णय के क्रियान्वयन के पश्चात उसकी प्रतिपुष्टि या उसका मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। और यह मूल्यांकन से इस बात का पता लगता है कि भविष्य के निर्णयों में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसका वैज्ञानिक रूप से यदि विश्लेषण किया जाए तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण और शाश्वत तत्व विद्यमान होते हैं। हर्बर्ट साइमन ने इस निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरणों की बात की है, और वो है उन्होंने उसको नाम दिया है इंटेलिजेंस गैदरिंग, अर्थात अवसरों की उपलब्धता, जिसमें सूचनाओं का संग्रहण किया जाएगा, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा और निर्णयों उस लक्ष्य से संबंधित विभिन्न जो उसकी पृष्ठभूमि है उसका निर्णय किया जाएगा। उसके पश्चात आता है विभिन्न विकल्पों का निर्माण, और उसको उसने नाम दिया है डिजाइन। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिजाइन में हम विभिन्न विकल्पों की एक कार्य योजना बनाएंगे, और डिजाइन के बाद में है इसमें से चॉइस, अर्थात इनमें से किसी एक विकल्प का चयन। अन्य अनेक विचारकों ने 3 या 5 या 7 या 11 प्रकार के इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। हर्बर्ट साइमन ने मूलतः इन 3 बातों का जिक्र किया है। निर्णय निर्माण उपागम के दृष्टिकोण से हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति विज्ञान में आने से पूर्व अर्थशास्त्र में यह एक परंपरागत रूप से यह एक विद्यमान रहने वाला महत्वपूर्ण कारक रहा है। गोरे और टाइसन ने यह बताया है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत प्रमुखतः 2 प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण से और दूसरा आनुभविक दृष्टिकोण से। परंपरागत दृष्टिकोण से निर्णय निर्माण के अंतर्गत मनुष्य को एक स्वार्थ प्रेरित प्राणी और एक बौद्धिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात मनुष्य विभिन्न निर्णयों को करने से पहले बौद्धिक रूप से इस बात को तय करता है कि उसके लिए अधिकतम लाभ कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, या उपयोगिता की दृष्टि से
कौन सा विकल्प ठीक रहेगा। इस प्रकार से निर्णयों को करने के संदर्भ में मनुष्य हमेशा ही अपने स्वार्थ पूर्ण बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार करता है और वह अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। यह उस बौद्धिक सिद्धांत का अनुसमर्थन करता है जो 19वीं शताब्दी में पाया जाता था और इसी सिद्धांत में मनुष्य को पूरी तरह से एक रैशनल और सेल्फिश ह्यूमन बीइंग के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वह अपने व्यक्तिगत लाभ और उपयोगिता के तत्व को ही निर्णय करने से पहले ध्यान में रखता है। इसके बारे में जो दूसरा पक्ष है या जो दूसरा सिद्धांत है वो आनुभविक सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन हैं। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में वह इस आनुभविक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और हर्बर्ट साइमन का ये कहना है कि मनुष्य अपने निर्णयों को करने के लिए केवल बौद्धिक प्रवृत्तियों पर ही आधारित नहीं होता है, वरन इररेशनल मोटिव्स या अबौद्धिक जो कारक हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य अपने जीवन में हर समय लाभ के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर नहीं सोचता है। हर समय उसकी इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो अपने बौद्धिक निर्णयों, बौद्धिक अपने जो उसका फ्रेमवर्क है उसके आधार पर ही बात कर सकें। तो अनुभविक सिद्धांत जो है उस परंपरागत सिद्धांत के इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य हर समय अधिकतम लाभ के आधार पर ही सोचता है, परंतु बहुत सारे सामाजिक कारक, बहुत सारे मानवीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक कारक होते हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के पास जो उपलब्ध समय है उसी उपलब्ध समय में और उपलब्ध संसाधनों में से ही किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। इसलिए अधिकतम के बजाय जो सहज रूप से सुलभ है उनमें से ही व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर किसी एक विकल्प का चयन करता है। इस प्रकार से निर्णय निर्माण उपागम के दृष्टिकोण से एक परंपरागत सिद्धांत है जो मनुष्य को पूरी तरह से बौद्धिक प्राणी मान करके उसे स्वार्थ प्रेरित निर्णय लेने के लिए ही समझता है, और दूसरा अनुभविक सिद्धांत है जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मनुष्य जिस पर विचार करता है। निर्णय निर्माण उपागम में विभिन्न अनुशासनों में इसका अलग अलग रूपों में भी प्रयोग किया गया है। जैसे क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत, जिसको कि गेम थ्योरी भी कहा जाता है, उसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत को विभिन्न निर्णयों के परिणामों के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी खेल के बारे में हम देखते हैं कि कोई एक खेल क्या है, खेल के दौरान जो खिलाड़ी है वो निरंतर निर्णय लेते हैं कि उस खेल को कैसे खेला जाएगा, और उन निर्णयों के परिणाम स्वरूप जब खेल अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो हार या जीत का फैसला होता है, और वास्तव में ये हार या जीत ही किसी खिलाड़ी के निर्णयों को औचित्य प्रदान करता है। यही बात संगठनों में भी होती है। संगठनों में विभिन्न निर्णय जो लिए गए हैं उनकी सफलता का औचित्य उनके परिणामों के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण है जिसमें अधिकतम लाभ प्राप्ति के आधार पर निर्णयों का मूल्यांकन किया जाता है, या विभिन्न निर्णय इस आधार पर किए जाते हैं कि उन निर्णयों के परिणाम स्वरूप अधिकतम आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भी निर्णय निर्माण सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और अब तो राजनीति विज्ञान में भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और इसके आधार पर रिचर्ड स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निर्णय निर्माण के एक मॉडल प्रस्तुत किया है। लासवेल ने निर्णय निर्माण मॉडल प्रस्तुत किया है, और हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक मॉडल्स ऑफ मैन, उसमें उन्होंने निर्णय निर्माण प्ररूपों की चर्चा की है।
जब से इंटरनेट या संगणकों या कंप्यूटर्स का ये जो युग प्रारंभ हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान में भी निर्णयों के बारे में विभिन्न मॉडल्स का निर्माण किया जाता है। और अमेरिका और जो विकसित यूरोपीय देश है, वहाँ पर तो अधिकांश निर्णय कंप्यूटर आधारित होते हैं, जिनमें विभिन्न सूचनाओं को पहले से ही उसमें स्टोर कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है, और विभिन्न कारकों और परिवर्तनों के आधार पर कंप्यूटर स्वयं गणनाएं करके और विभिन्न संभावित निष्कर्षों को पहले ही प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार से निर्णय निर्माण उपागम का जो एक महत्वपूर्ण जो अध्ययन का क्षेत्र है, वो है निर्णयों के बारे में पूर्व कथन प्रस्तुत करना। और क्या पूर्व कथन संभव है? तो इसका जवाब बिल्कुल यही है कि यदि निर्णयों के बारे में जो विभिन्न परिवर्त्य हैं, उन परिवर्त्यों का यदि वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करके उनका विश्लेषण कर लिया जाता है, तो संभावित निर्णयों के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। निर्णयों के यदि प्रकार की चर्चा करें, तो निर्णय बहुत रूप से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। सांगठनिक निर्णय और एकाकी निर्णय। सांगठनिक निर्णय का अर्थ होता है कि वे निर्णय जो संगठन के भीतर अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, और एकाकी निर्णय वो होते हैं जब किसी संगठन के भीतर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्य के संदर्भ में स्वयं उसको कार्य करने के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं। इसी प्रकार से लघु अवधि निर्णय या दीर्घ अवधि निर्णय। दीर्घ अवधि निर्णय विभिन्न नीतियों के संदर्भ में होते हैं और वो लंबे काल तक चलने वाले होते हैं, जबकि लघु अवधि जो निर्णय होते हैं वो छोटे से कालखंड के लिए बनाए जाते हैं और उनका पूरा करने के बाद दूसरा निर्णय लिए जाते हैं। इसी प्रकार से नीतिगत निर्णय, प्रशासकीय निर्णय और कार्यकारी निर्णय। नीतिगत निर्णय विभिन्न नीतियों के संदर्भ में होते हैं और ये किसी भी संगठन में या यदि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। और प्रशासकीय निर्णय मध्यम स्तरीय निर्णय होते हैं जो नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं, और कार्यकारी निर्णय वो होते हैं जो उन कर्मचारियों के द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें वास्तव में नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। इसी प्रकार से चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों के बारे में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें कि संगठन के बारे में जो व्यापक निर्णय होते हैं वो उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, और उच्चाधिकारियों के द्वारा लिए गए ये निर्णय निम्न स्तर तक प्रसारित होते हैं और उन्हीं निर्णयों के अनुसार संगठन के अन्य सभी कार्मिकों को कार्य करना होता है। और एक एकीकृत निर्णय इसमें वो होते हैं कि जब वो निर्णय अलग अलग कर्मचारियों के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें करने के लिए उन्हें निर्णय लेना होता है। इसी प्रकार से क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो स्थानीय निर्णय, प्रांतीय निर्णय, राष्ट्रीय निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के रूप में इन्हें जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि तथ्यात्मक दृष्टि से बात करें तो तथ्य संबंधी निर्णय और मूल्य संबंधी निर्णय। जो मूल्य प्राथमिकताएं हैं वो नीति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के उच्चस्थ जो कार्यपालिका है या व्यवस्थापिकाएं हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, और जो तथ्यात्मक निर्णय है वो लोक प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर निर्णयों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, और निर्णय निर्माण उपागम जो है वो मुख्यतः इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि इन विभिन्न परिस्थितियों में, जो कि बहुत जटिल परिस्थितियां होती हैं, इन जटिल परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णय कैसे किए जाएं, और जो अधिकारी सही समय पर सही प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होता है वही वास्तव में सफल और शक्तिशाली अधिकारी कहलाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाता है कि उनमें समय के अनुरूप किस प्रकार से निर्णय लिए जाएं। रिचर्ड स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया
उसमें वो ये बताते हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत केवल जटिल परिस्थितियों को ही ध्यान में नहीं रखता, वरन गत्यात्मकता उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार होती है। अर्थात समाज एक गत्यात्मक व्यापक संगठन है। समाज में संस्कृति के और समय के और शिक्षा के परिणाम स्वरूप विभिन्न पीढ़ियों में निरंतर गत्यात्मक परिवर्तन आते हैं, उनकी समझ में परिवर्तन होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए निर्णय लेने होते हैं। संगठन भी क्योंकि समाज का ही एक सूक्ष्म रूप है, तो संगठन में भी गत्यात्मकता बनी रहती है। इस गत्यात्मकता का निर्णयों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। इसलिए न केवल निर्णय लेने के बारे में, निर्णय लेने के संबंध में उपलब्ध जटिलताएं, वरन उन गत्यात्मकता का भी ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रस्तुत निर्णय निर्माण उपागम और उसके एक मॉडल जिसको कि बाउंडेड रैशनैलिटी कहा जाता है